मैं हूं नोवा। मैं हूं अलॉय और यह है एजेंट स्टैक डेली। एक 27 अरब पैरामीटर वाला ओपनवेट मॉडल अब लैपटॉप के रैम में फिट आता है। डेस्क के नीचे छिपा कोई वर्कस्टेशन नहीं, एक लैपटॉप। टर्नरी कंप्रेशन हर वेट को 3 वैल्यू में से एक के रूप में स्टोर करता है, जिससे लोग प्राइवेट चैट और हल्के एजेंट लूप चला सकते हैं बिना किसी होस्टेड सर्विस को डेटा भेजे। इस बीच जैक डोर्सी की ब्लॉक ने बस लॉन्च किया है, जहां लोग एआई एजेंट, चैट और गेट एक्टिविटी सब एक फीड में साझा करते हैं। ठीक है, यह तो असल में बंद है। लोकल मॉडल हार्डवेयर बैरियर को छोटा करता है, जबकि बस कन्वर्सेशन और एग्जीक्यूशन के बीच की दीवारें हटाने की कोशिश करता है। वहीं फार्मास्यूटिकल रिसर्चर एआई का उपयोग यह तय करने के लिए कर रहे हैं कि कौन से मॉलिक्यूल दुर्लभ लैबोरेटरी टाइम के काबिल हैं, और एप्पल डेवलपर कोडिंग एजेंट्स को बिल्ड्स, सिम्युलेटर्स और टेस्ट तक स्ट्रक्चर्ड एक्सेस दे सकते हैं। आज टर्मिनल बेस्ट कोडिंग एजेंट ओपनएआई कोडेक्स पॉइंट 145 शिप करता है स्टेबलाइज्ड मल्टी एजेंट वर्क और कॉन्फ़िगरेशन इंपोर्ट्स के साथ। जेमिनी 3.6 फ्लैश 1 मिलियन टोकन कॉन्टेक्स्ट विंडो के साथ आता है और एंथ्रोपिक का पायरेटेड किताबों पर $1.5 अरब का सेटलमेंट फाइनल अप्रूवल क्लियर करता है। आप यह भी सुनेंगे ड्रामेटिकली लीनर कोड सर्च के बारे में, एक शेयर्ड मॉडल इवैल्यूएशन सिक्योरिटी इंसिडेंट के बारे में, और एजेंट्स जो अपना कॉन्टेक्स्ट प्रून करते हैं। ओपनएआई कोडेक्स पॉइंट 145 अपना ऑप्ट-इन मल्टी एजेंट V2 एक्सपीरियंस स्टेबलाइज करता है। यह टर्मिनल बेस्ट कोडिंग एजेंट का प्रयास है पैरेलल वर्कर्स को कई चैट्स की तरह महसूस कराने का जो एक विंडो शेयर करते हैं, इसके बजाय एक कोऑर्डिनेटेड सिस्टम जैसा। हर सब एजेंट अलग मॉडल और रीजनिंग लेवल इस्तेमाल कर सकता है, कंकर्सी कॉन्फ़िगरेबल है, वर्कर्स के बीच नेविगेशन साफ है और रोल डेफिनेशंस रिस्टोर हो गई है, ताकि एक कोडर लॉन्ग सेशन में रिव्यूअर से अलग पहचाना जा सके। पहले के वर्जन अजीब रोलबैक स्टेट्स में जा सकते थे या वर्कर्स को आपस में मिला सकते थे। यह रिलीज उस रफन को सीधे एड्रेस करता है। और यह किसी और धांसू मैनी एजेंट्स डेमो से ज्यादा मायने रखता है। पैरेलल वर्क तभी मदद करता है जब आप बता सकें कि किसने क्या बदला और क्यों। दूसरा बड़ा एडिशन है स्लैश इंपोर्ट, जो कर्सर या टर्मिनल बेस्ट एआई कोडिंग एजेंट क्लॉथ कोड कॉन्फ़िगरेशंस को कोडेक्स में ला सकता है। इसमें मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल सर्वर्स, प्लगइन्स, सेशंस, कस्टम कमांड्स और प्रोजेक्ट स्कोप मेमोरीज शामिल हैं। मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल या एमसीपी एक कॉमन इंटरफेस है जिसके जरिए एक असिस्टेंट बाहरी टूल्स को कॉल करता है। उन कनेक्शंस और मेमोरीज को मूव करना सेटअप का महंगा हिस्सा सुरक्षित रखता है। वह एक्यूमुलेटेड कॉन्टेक्स्ट जो बताता है कि टीम कैसे काम करती है। कोडेक्स में एक्सपेरिमेंटल Amazon बेडरॉक सपोर्ट भी जुड़ता है कस्टम एंडपॉइंट्स और ऑथेंटिकेशन के साथ। GPT 5.6 सॉल को डिफ़ॉल्ट बेडरॉक मॉडल के रूप में इस्तेमाल करते हुए ऑडियो अब कॉमन लोकल फॉर्मेट्स के जरिए वर्किंग सेशन में प्रवेश कर सकता है और स्ट्रीमिंग रियल टाइम V3 कन्वर्सेशन स्पोकन इंटरेक्शन के लिए अलग रियल टाइम क्लाइंट के बिना सपोर्ट करते हैं। टूल आउटपुट में भी ऑडियो हो सकता है। टर्मिनल इंटरफेस में इनलाइन विजुअलाइजेशन लिंक क्लिकेबल है, ताकि एक जनरेटेड फिगर ब्राउजर में खुल सके एस्केप कैरेक्टर कॉन्फेटी से टर्मिनल को सजाए बिना। छोटी रहमत, फिर भी रहमत। रिलायबिलिटी फिक्सेस हेडलाइन फीचर्स से ज्यादा देर तक रहेंगे। पहले के प्रॉम्प्ट को एडिट करना या सेफ्टी फिड टर्न को रिट्राई करना अब अटैचमेंट्स और मेंशन बाइंडिंग्स को डिस्कार्ड करने के बजाय एक कॉन्टेक्सचुअल ब्रांच बनाता है। इंक्रीमेंटल मार्कडाउन रेंडरिंग और बाउंडेड कमांड आउटपुट लंबे टर्मिनल सेशंस को रेस्पॉन्सिव रखते हैं। एमसीपी स्टार्टअप में टाइमआउट्स हैं जो ब्रोकन ऑथेंटिकेशन डिस्कवरी को पूरे सेशन को फ्रीज करने से रोकते हैं।
विंडोज सैंडबॉक्सिंग को नेटिव एग्जीक्यूशन सर्वर सपोर्ट और नेटवर्क प्रॉक्सी एनफोर्समेंट मिलता है। मुझे कॉन्फ़िगरेबल सब एजेंट्स के बारे में उत्साह है, लेकिन स्टेबलाइजेशन असली रिलीज है। मल्टी एजेंट कोडिंग तब उपयोगी बनता है जब ब्रांचिंग टूल स्टार्टअप रोल्स और लॉन्ग सेशन रेंडरिंग यूजर से लड़ना बंद कर दें। 10,98,576 टोकन। यह जेमिनी 3.6 फ्लैश के लिए सूचीबद्ध संदर्भ विंडो है, जो ओपन राउटर के कैटलॉग में एक तुरंत रूट करने योग्य गूगल मॉडल के रूप में दिखाई दिया है। यह कोडिंग, एजेंटिक वर्कफ्लो और वेब ऐप विकास के लिए एक उच्च दक्षता विकल्प के रूप में पोजीशन किया गया है। फ्लैश लेबल आमतौर पर यह इंगित करता है कि गूगल अधिकतम क्षमता के बजाय गति और दक्षता को प्राथमिकता दे रहा है, लेकिन 10 लाख टोकन की विंडो छोटे तेज टियर को एक असामान्य रूप से बड़ा कार्य सतह प्रदान करती है। एक बड़े भंडार, लंबे टूल कॉल इतिहास, पुनर्प्राप्त दस्तावेजीकरण, एक फीचर विनिर्देश और प्रासंगिक विफलताओं को एक अनुरोध में रखने के लिए पर्याप्त बड़ा। इसका मतलब यह नहीं है कि मॉडल हर टोकन को समान रूप से समझता है। संदर्भ क्षमता और संदर्भ उपयोग बहुत अलग दावे हैं, लेकिन यह एक लंबे एजेंट रन के दौरान स्थिति को संक्षेपित करने की आवश्यकता को कम करता है। ओपन राउटर उपलब्धता भी मायने रखती है, क्योंकि प्रदाताओं के बीच पहले से रूटिंग करने वाली टीमें अपने मौजूदा मॉडल गेटवे को बदले बिना जेमिनी जोड़ सकती हैं। गूगल का कहना है कि 3.6 फ्लैश कम अनावश्यक संपादनों के साथ परिष्कृत आउटपुट तैयार करता है। मुझे महत्वाकांक्षा पसंद है, बिना बाहरी परिणामों के मैं अभी यह स्वीकार नहीं करता। कोडिंग एजेंट फाइल को फिर से लिखने, खुद को उलटने और असंबंधित लाइनों को छूने में समय बर्बाद कर सकते हैं। यदि मॉडल अपने पहले प्रयास में तैयार बदलाव के करीब पहुंच जाता है, तो दक्षता 2 बार सुधरती है, कम जेनरेट किए गए टोकन और कम मानव समीक्षा। खुले प्रश्न विलंबता, मूल्य और यह है कि क्या अधिक साफ संपादन अपरिचित कोडबेस के संपर्क में बने रहते हैं। फिर भी तेज अनुमान को 10 लाख टोकन विंडो के साथ जोड़ना रोमांचक है, क्योंकि यह उस लंबे चलने वाले कार्य को लक्षित करता है जहां छोटे मॉडल आमतौर पर अपना आधार खो देते हैं। जैक डोर्सी का ब्लॉक ने बस लॉन्च किया है, एक वर्क प्लेटफॉर्म जो ग्रुप चैट, एआई एजेंटों और गेट होस्टिंग को एक फीड में जोड़ता है। एक इंजीनियर एक एजेंट को किसी सहकर्मी का उल्लेख करने की तरह एक थ्रेड में ला सकता है, काम सौंप सकता है और मानव चर्चा के बगल में प्रतिक्रिया देख सकता है। कमिट और पुल रिक्वेस्ट उस बातचीत से जुड़े रहते हैं जिन्होंने उन्हें बनाया। बस चैट संदेशों, रिपोजिटरी टिप्पणियों और एक एजेंट के निजी इतिहास में बिखरने के बजाय किसी कोड बदलाव के पीछे के क्यों को संरक्षित करने की कोशिश कर रहा है। यह साइडबार में एक सहायक लगाने से कहीं अधिक बोल्ड विचार है। स्लैक और माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पहले से ही कार्यस्थल बातचीत के बड़े हिस्से पर कब्जा कर चुके हैं, जबकि गिट होस्टिंग के गहराई से स्थापित वर्कफ्लो हैं। बस का दाव यह है कि एजेंट सहकर्मी उत्पाद सीमा को बदलते हैं। यदि सॉफ्टवेयर किसी कार्य पर चर्चा कर सकता है और फिर रिपॉजिटरी को संशोधित कर सकता है, तो शायद चैट और संस्करण नियंत्रण अलग अलग जगहें नहीं होनी चाहिए। हैकर न्यूज पर एक चर्चा कुछ ही घंटों में लगभग 330 अंकों तक पहुंच गई, इसलिए डेवलपर्स कम से कम जिज्ञासु हैं। जिज्ञासा स्पष्ट रूप से प्रवास नहीं है। यह असुविधाजनक सवाल है। यदि कोई एजेंट आपकी टीम के समान फीड में बैठा है, तो वास्तव में यह क्या छू सकता है? केवल पढ़ने के लिए एक्सेस इसे एक सूचित टिप्पणीकार बनाता है। लेखन एक्सेस इसे रिपॉजिटरी क्रेडेंशियल वाले सहकर्मी में बदल देता है। इसलिए अनुमति मॉडल यह तय करता है कि बस उपयोगी बनती है या लापरवाह। टीमों को प्रत्येक एजेंट कार्रवाई के लिए स्पष्ट पहचान, अनुमोदन और श्रेय की आवश्यकता है, खासकर जब कोई चैट अनुरोध कमिट बन सकता है। ठीक है,
और मैं विचार को एक कदम और आगे बढ़ाऊंगा। बस छोटी टीमों को 3 सिस्टम को जोड़ने के बजाय अनुरोध, चर्चा, कार्यान्वयन और समीक्षा को शामिल करने वाला एक साझा रिकॉर्ड दे सकता है। यह वास्तव में आकर्षक है। लेकिन एकीकृत फीड संवेदनशील जानकारी का एक असाधारण रूप से केंद्रित स्रोत भी बन सकता है। टीम बातचीत, कोड, एजेंट निर्देश और एक ही जगह पर बदलाव इतिहास। एकीकरण आकर्षण और ब्लास्ट रेडियस दोनों हैं। बस तभी सफल होती है जब वह उस सांद्रता को पठनीय और नियंत्रित बनाती है, केवल सुविधाजनक नहीं। कोड जनरेशन को तारीफ मिलती है, लेकिन कोड सर्च अक्सर बिल भरता है। माइनिश लैब का सेम्बल एजेंट्स के लिए बनाया गया एक ओपन सोर्स सर्च बैकएंड है, और टीम का दावा है कि क्वेरी के लिए नाइव ग्रेप एंड रीड पाइपलाइन की तुलना में लगभग 98% कम टोकन का उपयोग होता है। सेम्बल वर्जन 0.52 जुलाई 21 को आया। एक दिन के भीतर ही अतिरिक्त कमिट्स आए और रिपॉजिटरी ने 5600 गिटहब स्टार्स पार कर लिए हैं। बर्बादी को पहचानना आसान है। एक एजेंट ग्रेप चलाता है, लाइन नंबर प्राप्त करता है, कई पूरी फाइलें खोलता है और एक फंक्शन के आसपास के संबंधों को फिर से बनाने में हजारों टोकन खर्च करता है। सेम्बल इसके बजाय एक कॉम्पैक्ट, फोकस्ड रिजल्ट लौटाता है जिस पर मॉडल सीधे काम कर सकता है। यह पूछना कि रीट्राई हैंडलर कहाँ परिभाषित है, बातचीत में आधा रिपॉजिटरी इंपोर्ट करने की मांग नहीं करनी चाहिए। मॉडल एक भी उपयोगी लाइन लिखने से पहले सर्च लागत पर हावी हो सकता है। 98% माइनिश लैब का आंकड़ा है, इसलिए मान रहा हूं कि यह अभी एक वेंडर क्लेम है जब तक कि स्वतंत्र तुलनाएं विभिन्न रिपॉजिटरीज पर इसे दोहरा नहीं लेती। हालांकि इससे काफी कम कमी भी मायने रखती है। बेहतर रिट्रीवल से एजेंट को रीजनिंग, पैचेस और टूल हिस्ट्री के लिए अपना अधिक कॉन्टेक्स्ट विंडो सुरक्षित रखने में मदद मिलती है। यह लंबे रिफैक्टर्स को अधिक सुसंगत भी बना सकता है क्योंकि अप्रासंगिक सोर्स डंप अब पहले के निर्णयों को हटा नहीं देते। सेम्बल एक चैट सरफेस या एडिटर स्किन नहीं, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर है। एक एजेंट हार्नेस इसे सर्च लेयर के रूप में कॉल कर सकता है और अपना मौजूदा इंटरफेस रख सकता है। यह पॉपुलर कोडिंग एजेंट्स के साथ औपचारिक इंटीग्रेशन को अगला महत्वपूर्ण माइलस्टोन बनाता है। अगर वे आएं और रियल रिपॉजिटरी मेजरमेंट्स बने रहें, तो फोकस्ड कोड रिट्रीवल उस परिचित प्लस रीड लूप को चुपचाप बदल सकता है। सबसे उपयोगी इंफ्रास्ट्रक्चर इसी तरह आता है, कोई कीनोट नहीं, बस एक छोटा टोकन इनवॉइस और एक एजेंट जो एक लाइन सवाल का जवाब देने के लिए 12 फाइलों में नहीं भटकता। हुड ने लगभग 4930 गिटहब स्टार्स पार कर लिए हैं। जुलाई 16 को वर्जन 121 रिलीज किया और जुलाई 22 को एक और रिपॉजिटरी पुश मिला। मेंटेनर्स इसे, जहां डेटा एक्सेस ऑपरेशनल इंटेलिजेंस से मिलता है, के रूप में वर्णित करते हैं। यह शब्दावली प्रोजेक्ट को डेटा क्वेरी करने के लिए उपयोग किए जाने वाले टूल्स और सिस्टम के अंदर क्या हो रहा है यह समझने के लिए उपयोग किए जाने वाले टूल्स के बीच रखती है। मैं इंट्रिग्ड हूं, लेकिन टैगलाइन उपलब्ध प्रोडक्ट डिटेल से ज्यादा वजन ला रही है। ऑपरेशनल इंटेलिजेंस का मतलब वास्तव में उपयोगी सिस्टम अवेयरनेस हो सकता है या एम्बिशन वाला डैशबोर्ड। सक्रिय शिपिंग गति कंक्रीट हिस्सा है, एक रिलीज के बाद एक सप्ताह के भीतर और काम दिखाना एक प्रोजेक्ट को तेजी से आगे बढ़ता दिखाता है जो अक्यूमुलेटेड स्टार्स पर बैठा नहीं है। 1.0 से पहले के वर्जन पर हर रिलीज अभी भी एक चेक पॉइंट है जब टीम सरफेस को आकार दे रही है। बिल्कुल। स्टार काउंट अटेंशन मापता है, ड्यूरेबिलिटी नहीं, और हाई वर्जन काउंट मैच्योरिटी की गारंटी नहीं देता। मायने रखता है कि बाद की रिलीज में क्या आता है। रिपॉजिटरी 5000 स्टार्स पार करती है और यूजर्स को आकर्षित करती रहती है, और क्या मेंटेनर्स अंततः एक स्टेबल 1.0 कॉन्ट्रैक्ट तय करते हैं।
डेटा टूल्स जल्दी डिपेंडेंसी बन जाते हैं, इंटीग्रेशन टूटने लगते हैं, जब तक कि बार बार बदलाव रोमांचक रहते हैं। फिर भी लगभग 5,000 लोग एक सक्रिय रखरखाव वाले ओपन सोर्स डेटा प्रोजेक्ट को देख रहे हैं। यह कुछ भी नहीं है। अवसर एक ऐसा टूल है जो लोगों को अपने डेटा तक पहुंचने देता है और साथ ही इसके चारों ओर उपयोगी ऑपरेशनल कॉन्टेक्स्ट भी दिखाता है। अनसुलझा सवाल यह है कि क्या ये दोनों काम एक सुसंगत प्रोडक्ट बनते हैं। अगर हूब अपनी पोजिशनिंग को शिफ्ट क्षमता में बदलता है तो एजेंट्स और लोगों को लाइव सिस्टम्स की जांच करने का अधिक सूचित तरीका दे सकता है। अगर नहीं तो यह एक फास्ट मूविंग डेटाबेस इंटरफेस बना रहेगा जिसके रीडमे पर एक बहुत आश्वस्त वाक्य है। होलाओवेस प्राइवेसी के पहलू से मेमोरी की समस्या को हल करने की कोशिश कर रहा है। यह ओपन सोर्स प्रोजेक्ट कहता है कि इसका वर्क एजेंट लोकली चलता है, मिनटों में किसी व्यक्ति के कामकाजी संदर्भ को सीखता है और सेशन के बीच उस संदर्भ को बनाए रखता है। इसने पहले ही 5,500 से अधिक गिटहब स्टार्स एकत्र कर लिए हैं, जिसमें जुलाई 20 तारीख को हाल ही में रिपॉजिटरी एक्टिविटी हुई है। अभी तक कोई टैग्ड गिटहब रिलीज नहीं है, इसलिए यह एक तैयार उत्पाद की बजाय सक्रिय रूप से विकसित हो रहा प्रस्ताव है। प्रस्ताव स्पष्ट है। फाइलें, प्रॉम्प्ट्स और प्रोजेक्ट इतिहास उपयोगकर्ता की मशीन पर रहते हैं, किसी और के क्लाउड में स्टोर की गई मेमोरी प्रोफाइल बनने की बजाय। यह क्लाइंट मटेरियल संभालने वाले फ्रीलांसर्स, आंतरिक दस्तावेजों की सुरक्षा करने वाली कंपनियों और उन सभी के लिए आकर्षक है जो अपनी पूरी कामकाजी जिंदगी एक्सपोर्ट किए बिना निरंतरता चाहते हैं। लोकल फर्स्ट स्वचालित रूप से सुरक्षित नहीं है, बेशक। इसका मतलब है कि नियंत्रण की सीमा मशीन पर चली जाती है, जहां स्टोरेज, परमिशंस और बैकअप अभी भी मायने रखते हैं। परसिस्टेंट मेमोरी वह जगह है जहां मैं उत्साहित और संशयी दोनों हो जाता हूं। एक एजेंट जो कई सप्ताह के प्रोजेक्ट को याद रखता है, वह हर सुबह आर्किटेक्चर निर्णयों और अधूरे कार्यों को समझाने की दोहराई जाने वाली प्रक्रिया से बच सकता है, लेकिन कभी नहीं भूलता तब तक मार्केटिंग है जब तक इम्प्लीमेंटेशन यह नहीं दिखाता कि क्या स्टोर होता है, रिट्रीवल कैसे काम करता है और क्या पुराना या गलत संदर्भ सुधारा जा सकता है। अनंत मेमोरी उपयोगी मेमोरी के समान नहीं है। डाउनलोड्स फोल्डर वाले किसी भी व्यक्ति से पूछें। एक टैग्ड रिलीज और वास्तविक मल्टीडे डेमोन्स्ट्रेशन हमें स्टार काउंट से कहीं अधिक बताएगा। होलाओएस को यह दिखाना होगा कि वह पुराने सारांशों को नए काम को गलत दिशा में ले जाने की अनुमति दिए बिना प्रासंगिक संदर्भ को संरक्षित कर सकता है। अगर यह सफल होता है तो परिणाम प्राइवेट चैट से अधिक है। यह एक लोकल वर्क एजेंट है जिसकी समझ समय के साथ बढ़ती है। एजेंट को डिवाइस पर चलाने के सबसे मजबूत कारणों में से एक यह है क्योंकि मूल्य निजी इतिहास के साथ बढ़ता है जिसे उपयोगकर्ता कभी कहीं और अपलोड नहीं करना चाह सकता। प्रिज्मेमल का टर्नरी बॉन्जाई 27B पैकेज एक 27 अरब पैरामीटर वाले ओपनवेट मॉडल को मॉडर्न लैपटॉप्स में 16 या 32 गीगाबाइट यूनिफाइड मेमोरी में फिट करता है। यह जुलाई 4 रिलीज के तुरंत बाद llama.cpp के लिए GGUF फॉर्मेट में हगिंग फेस पर प्रकाशित हुआ। इसने 432,000 डाउनलोड और 913 लाइक्स एकत्र की। कूडा एक्सेलरेशन एनवीडिया हार्डवेयर का समर्थन करता है, जबकि मेटल एप्पल सिलिकॉन मैक को कवर करता है। ठीक है, कंप्रेशन पार्ट को धीरे धीरे बताओ क्योंकि यही जादू की ट्रिक है। प्रत्येक वेट को केवल 3 संभावित मानों में से एक के रूप में दर्शाया जाता है। यह टर्नरी क्वांटाइजेशन है, अत्यंत कॉम्पैक्ट न्यूमेरिकल स्टोरेज जो सभी 27 अरब पैरामीटर को संरक्षित करता है, जबकि उन्हें लोड करने के लिए आवश्यक मेमोरी को कम करता है। मॉडल डिस्क से वेट स्ट्रीमिंग या वर्कस्टेशन क्लास हार्डवेयर की मांग करने के बजाय रैम में फिट हो सकता है।
होस्टेड एपीआई की आवश्यकता नहीं है और प्रॉम्प्ट पूरी तरह से मशीन पर रह सकते हैं। यह हार्डवेयर पर लोगों के पहले से मौजूद व्यावहारिक उपयोग खोलता है। प्राइवेट डॉक्यूमेंट कन्वर्सेशन, ऑफलाइन असिस्टेंस, लोकल एक्सपेरिमेंटेशन और हल्के एजेंट लूप। GGUF पैकेजिंग इसे बेस्पोक रनटाइम की आवश्यकता के बजाय स्थापित llama.cpp इकोसिस्टम में रखती है। डाउनलोड नंबर भी सुझाव देते हैं कि यह महज एक पेपर एक्सरसाइज नहीं है। लोग बड़े लोकल मॉडल चाहते हैं, खासकर जब विकल्प बार बार API लागत या संवेदनशील सामग्री किसी तीसरे पक्ष को भेजना है। लेकिन यहीं पर मैं पार्टी को थोड़ा खराब कर दूंगा। फिट होना अच्छी तरह से रीजन करना समान नहीं है। एग्रेसिव क्वांटाइजेशन सामान्य बातचीत को बनाए रख सकता है, जबकि कठिन मल्टीस्टेप काम को खराब कर सकता है। स्वतंत्र मूल्यांकनों को दिखाना होगा कि क्या टर्नेरी बोन्ज़ाई लंबे रीजनिंग और जटिल निर्देशों पर उपयोगी गुणवत्ता बनाए रखता है। भले ही गुणवत्ता गिरे, फुटप्रिंट उपलब्धि अभी भी मायने रखती है। 2 साल पहले एक लैपटॉप पर आराम से 27 अरब पैरामीटर का मॉडल चलाना बेतुका लगता था। अब तर्क क्या यह लोड हो सकता है से लोड होने के बाद यह कितना सक्षम है में चला गया है। यह एक महत्वपूर्ण बदलाव है। एक संघीय न्यायाधीश ने एंथ्रोपिक के पायरेटेड किताबों के खिलाफ $1.5 अरब के समझौते को मंजूरी दी है, जिनका उपयोग क्लॉड को प्रशिक्षित करने के लिए किया गया था। मुख्य मामले में एंड्रिया बार्ट्स सहित लेखक शामिल थे, और यह समझौता उन लेखकों को मुआवजा देता है जिनकी किताबें पायरेट स्रोतों से डाउनलोड की गई थीं और प्रशिक्षण मिश्रण में शामिल की गई थीं। यह डॉलर राशि बहुत बड़ी है। यह उद्योग को अवैध सामग्री के माध्यम से कॉपीराइटेड सामग्री हासिल करने से जुड़े वित्तीय जोखिम की एक ठोस तस्वीर देता है। यह स्वीकृति इस मामले को बंद करती है, लेकिन बड़े कानूनी सवाल को हल नहीं करती। क्या बिना अनुमति के कॉपीराइटेड किताबों पर AI मॉडल को प्रशिक्षित करना उचित उपयोग माना जाता है? एंथ्रोपिक ने यहाँ उस बचाव को लड़ना जारी रखने के बजाय समझौता किया। AI कंपनियों के खिलाफ अन्य मुकदमे सक्रिय हैं, इसलिए अदालतों ने अभी तक वैध प्रशिक्षण के बारे में कोई सामान्य रेखा नहीं खींची है। एक विवाद समाप्त होता है, केंद्रीय सिद्धांत अनसुलझा रहता है। और इस समझौते के तहत आने वाले लेखक अब उन कामों के लिए मुआवजा प्राप्त करते हैं जिन्हें उन्होंने AI प्रशिक्षण के लिए लाइसेंस देने के लिए सहमत नहीं किया था। पायरेट किताब संग्रहालयों को छूने वाली अन्य प्रयोगशालाओं के पास भी यह संदर्भ बिंदु है कि एक बातचीत समाधान की लागत क्या हो सकती है। मैं एक समझौते को सार्वभौमिक मूल्य सूची के रूप में नहीं मानूंगा। अन्य मामलों में तथ्य और वर्ग भिन्न हो सकते हैं, लेकिन $1.5 अरब के भुगतान के बाद कोई भी प्रशिक्षण डेटा उत्पत्ति को सैद्धांतिक अनुपालन चिंता के रूप में खारिज नहीं कर सकता। अगला महत्वपूर्ण विकास एक ऐसा फैसला होगा जो वास्तव में मॉडल प्रशिक्षण के लिए उचित उपयोग की व्याख्या करता है, सवाल से बचने वाले एक और समझौते के बजाय। तब तक खरीदारों और निर्माताओं को एक अजीब स्थिति का सामना करना पड़ता है। मॉडल व्यावसायिक रूप से उपलब्ध हो सकते हैं, जबकि उनके प्रशिक्षण डेटा के हिस्सों की वैधता विवादित रहती है। यह मामला सैकड़ों हैकर न्यूज़ टिप्पणियों को आकर्षित करता है, क्योंकि डेवलपर्स, लेखक और AI ग्राहकों सभी को कुछ हानि है। बेहतर मॉडल विशाल कॉर्पोरा से आए। अनसुलझा तर्क यह है कि उन कॉर्पोरा को एक साथ रखने का अधिकार किसके पास था। SWE प्रूनर प्रो कोडिंग एजेंटों में अपशिष्ट के एक शांत स्रोत को संबोधित करता है। लंबे टूल आउटपुट कोड और कमांड परिणामों को फिल्टर करने के लिए एक अलग मॉडल का उपयोग करने के बजाय, शोध कहता है कि कोडिंग मॉडल में पहले से ही आंतरिक संकेत है कि कौन सी सामग्री मायने रखती है। एक छोटा प्रशिक्षित घटक उन संकेतों को पढ़ता है और प्रॉम्प्ट स्पेस खाने से पहले अप्रासंगिक टुकड़ों को हटा देता है।
सादे भाषा में, एजेंट अपना खुद का ट्रायज करता है। यह पहले के सिंबल से सीधे जुड़ता है। सिंबल अनावश्यक कोड पुनर्प्राप्त करने से बचने की कोशिश करता है। SWE प्रूनर प्रो टूल्स द्वारा लौटाने के बाद अप्रासंगिक सामग्री को छोड़ने की कोशिश करता है। एक साथ वे उन एजेंटों की ओर इशारा करते हैं जो अपने संदर्भ विंडो में कम समय बिताते हैं। एक अलग फिल्टरिंग मॉडल को हटाने से विलंबता और लागत भी कम हो सकती है। मुझे दिलचस्पी है, हालांकि खुले एजेंट अपनाने से तय होगा कि यह बुनियादी ढांचा बनता है या एक आशाजनक पेपर परिणाम रहता है। लंबी कोडिंग सत्रों के दौरान सेल्फ प्रूनिंग विशेष रूप से मूल्यवान हो जाती है, जहां कमांड लॉग और फाइल रीड्स उपयोगी निर्णयों की तुलना में तेजी से जमा होते हैं। कठिन हिस्सा एक अस्पष्ट विवरण को संरक्षित करना है जो बाद में आवश्यक साबित होता है। फिर भी एक मॉडल को अपना प्रासंगिक संदर्भ पहचानना सिखाना हर टूल कॉल में एक और क्लासिफायर जोड़ने से बेहतर है। क्या आप एक सक्षम मॉडल को साक्ष्य पर तर्क करने के लिए भुगतान करना चाहेंगे या बार-बार टर्मिनल मलबे को फिर से पढ़ने के लिए? बिल्कुल। ओपनएआई और हगिंग फेस ने संयुक्त रूप से मॉडल मूल्यांकन से जुड़ी एक सुरक्षा घटना के प्रारंभिक निष्कर्षों का खुलासा किया। उनकी 21 जुलाई की रिपोर्ट में कहा गया है कि खतरा करने वालों ने उन्नत साइबर क्षमताओं का प्रदर्शन किया। यह शब्दावली सावधानीपूर्ण है लेकिन सार्थक। गतिविधि दैनिक वाणिज्यिक हमलों से आगे बढ़ गई। विवरण सीमित है क्योंकि निष्कर्ष प्रारंभिक है और अधिक पूर्ण प्रकटीकरण रक्षात्मक कमियों को उजागर कर सकता है। दो प्रतिस्पर्धी एआई संगठनों का एक साथ प्रकाशन करना असामान्य है और ईमानदारी से कहें तो उत्साहजनक है। मूल्यांकन प्रणालियां मूल्यवान संपत्तियों के पास बैठती हैं, मॉडल वेट, प्रॉम्प्ट, जेनरेट किया गया डेटा और सर्विंग या शोध से जुड़ा बुनियादी ढांचा। मूल्यांकन में घुसपैठ स्वचालित रूप से प्रोडक्शन में घुसपैठ नहीं है, लेकिन यह गहराई तक जाने के प्रयासों के लिए एक असुविधाजनक शुरुआती बिंदु बनाता है। ये प्रणालियां बाहरी मॉडल और आर्टिफैक्ट्स को भी अवशोषित करती हैं, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से विरोधियों को आकर्षित करती हैं। यह घटना इस विचार को तोड़ती है कि मूल्यांकन सिर्फ एक वैज्ञानिक साइड रूम है। एक बार जब कोई वातावरण अविश्वसनीय कोड निष्पादित करता है या बाहरी मॉडल आर्टिफैक्ट्स लोड करता है, यह एक सुरक्षा संवेदनशील प्रोडक्शन संपत्ति बन जाता है। संयुक्त पोस्ट इस घटना को रक्षकों के लिए एक सीखने के अवसर के रूप में प्रस्तुत करती है, लेकिन प्रारंभिक निष्कर्ष कई बड़े प्रश्न अनुत्तरित छोड़ते हैं। क्या एक्सेस किया गया था? अभिनेता कैसे दाखिल हुए? क्या उन्होंने पार्श्व रूप से आगे बढ़े? और कौन से शमन पहले से बदल चुके हैं? मैं यह नहीं मानूंगा कि एक पतला प्रकटीकरण एक नए मानदंड को साबित करता है, लेकिन यहाँ सहयोग मायने रखता है। साझा मूल्यांकन अभ्यास साझा कमजोरियां पैदा कर सकते हैं और हमलावर कंपनी की सीमाओं का सम्मान नहीं करते। एक पूर्ण घटना पश्चात रिपोर्ट अन्य प्रयोगशालाओं को बिना परिचालन विवरणों को उजागर किए समान रास्तों को बंद करने में मदद कर सकती है, जो अगले घुसपैठ में मदद करते हैं। बड़ा बदलाव सांस्कृतिक है। मॉडल मूल्यांकनकर्ताओं को अब सटीकता मापने वाले लोगों के साथ साथ उच्च मूल्य बुनियादी ढांचे के संरक्षकों की तरह सोचना होगा। सुरक्षा वहीं है जहां वेट, टूल और बाहरी आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं। क्या आपने कभी किसी मॉडल को एक विशाल दस्तावेज दिया है और देखा है कि वह दस्तावेज के बजाय दस्तावेज को उद्धृत करता है? नया शोध अंधाधुंध कॉपी करने को लंबे संदर्भ तर्क में एक बार होने वाली विफलता के रूप में पहचानता है। जैसे जैसे प्रॉम्प्ट बड़े होते हैं, मॉडल निकट लेकिन अप्रासंगिक पाठ पर चिपक सकते हैं, उसे अपने तर्क में पुनः प्रस्तुत कर सकते हैं और गलत उत्तर पर पहुंच सकते हैं। समस्या केवल संदर्भ क्षमता की कमी नहीं है, यह उस संदर्भ के भीतर खराब चयन है।
शोधकर्ताओं ने एक प्रशिक्षण पुरस्कार जोड़ा जो प्रासंगिक साक्ष्य पर आधारित तर्क का पक्ष लेता है और फिलर की प्रतिध्वनियों को दंडित करता है। कई मॉडल आकारों में वे मानक प्रशिक्षण की तुलना में 4.6 अंक तक का लाभ दर्शाते हैं, सबसे लंबे इनपुट पर सबसे बड़े सुधार के साथ। तर्क ट्रेस भी छोटे हो गए। वे शोध परिणाम हैं, हर मॉडल में गारंटी नहीं, लेकिन वे सुझाव देते हैं कि बेहतर ग्राउंडिंग सटीकता और दक्षता दोनों में सुधार कर सकती है। यहाँ कॉपी करना हानिरहित बातूनापन नहीं है। यह प्रकट कर सकता है कि मॉडल ने साक्ष्य और आसपास के पाठ के बीच अंतर करना बंद कर दिया है। सेंट्री का एक्सकोड बिल्ड 2.6 AI कोडिंग एजेंट्स को iOS और macOS बिल्ड वर्कफ्लो तक संरचित पहुंच प्रदान करता है। ओपन सोर्स प्रोजेक्ट में 6100 से अधिक गिटहब स्टार्स हैं। इस संस्करण को जून 2 को जारी किया गया और जुलाई 22 को नए रिपोजिटरी कार्य प्राप्त हुए। यह MCP टूल्स के पीछे एप्पल के बिल्ड कमांड और iOS साइमुलेटर नियंत्रणों को रैप करता है। बिल्ड टारगेट प्रोजेक्ट स्कीम और डिवाइस ऑपरेशन को एक एजेंट के रूप में एक्सपोज करता है जिसे वह फंक्शन कॉल कर सकता है। यह एक निराशाजनक अंतराल को भरता है। एक कोडिंग असिस्टेंट स्विफ्ट फाइलों को एडिट कर सकता है, लेकिन एप्पल विकास टेक्स्ट पर खत्म नहीं होता। कोड को एक चयनित स्कीम के विरुद्ध कंपाइल करना होगा, एक सिमुलेटर में चलाना होगा और उन विफलताओं का उत्पादन करना होगा जिनकी एजेंट व्याख्या कर सके। एक्सकोड बिल्ड असिस्टेंट और स्थानीय एप्पल टूलिंग के बीच बैठता है, जिससे एजेंट को पैच प्रस्तावित करने के बाद भी शामिल रहने की अनुमति मिलती है। यह वास्तविक विकास लूप के बहुत करीब है। चूंकि सर्वर स्थानीय रूप से चलता है, क्रियाएं एक अमूर्त रिमोट सैंडबॉक्स के बजाय डेवलपर की मशीन पर होती हैं। एजेंट वास्तविक प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगरेशन और सिम्युलेटर स्थिति तक पहुंच सकता है जो टूल इंटरफेस के माध्यम से एक्सपोज होती है। सेंट्री रिपोजिटरी का रखरखाव करता है, जो प्रोजेक्ट को उन टीमों के साथ एक स्वाभाविक कनेक्शन देता है जो पहले से ही सेंट्री के विकास और क्रैश रिपोर्टिंग इकोसिस्टम का उपयोग कर रही हैं, हालांकि टूल का मूल्य उन टीमों तक सीमित नहीं है। मुझे आश्चर्य है कि एप्पल ने अभी तक इस तरह का एजेंट इंटरफेस नेटिव नहीं बनाया है। जब तक वह करता है, एक्सकोड बिल्ड सहायकों और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अधिक विशेषज्ञ टूलचेन के बीच एक व्यावहारिक पुल है। इसके 6100 स्टार्स सब्सटैंशियल डिमांड दिखाते हैं। दिलचस्प अपनाने का सवाल यह है कि क्या यह एप्पल कोडिंग एजेंट सेटअप में एक मानक घटक बन जाता है या नेटिव सपोर्ट अंततः इस काम को अब्जॉर्ब कर लेता है। किसी भी तरह से एजेंट जो साइमुलेटर बना और संचालित कर सकते हैं, वे उन एजेंटों से काफी अधिक उपयोगी हैं जो स्रोत संपादित करने के बाद रुक जाते हैं। हगिंग फेस के ट्रेंडिंग लिस्टिंग्स में एक कम्युनिटी बिल्ट क्वेन 3.6 वेरिएंट शीर्ष के करीब है और नाम काफी लंबा है। क्वेन 3.6 35B 3B अनसेंसोर्ड CS एग्रेसिव। पब्लिशर CS इसे GGUF फॉर्मेट में एक मल्टीमोडल मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स मॉडल के रूप में पैकेज करता है जो विजन और टेक्स्ट दोनों का समर्थन करता है। यह लगभग 2 मिलियन डाउनलोड के करीब पहुंच गया है और 3000 से कम लाइक्स हैं। ब्रांडिंग के बारे में आप कुछ भी सोचें, लोग ध्यान दे रहे हैं। मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स का मतलब है कि मॉडल में कई स्पेशलाइज्ड पैरामीटर ग्रुप्स हैं, लेकिन यह प्रत्येक टोकन के लिए केवल एक सबसेट एक्टिवेट करता है। 35B 3B लेबल लगभग 35 बिलियन कुल पैरामीटर और एक बार में लगभग 3 बिलियन एक्टिव का संकेत देता है। इसका उद्देश्य एक घने 35 बिलियन पैरामीटर मॉडल की पूरी इन्फ्रेंस लागत के बिना व्यापक क्षमता प्रदान करना है। GGUF कंपैटिबिलिटी इसे सीधे llama.cpp और व्यापक लोकल मॉडल इकोसिस्टम में लाता है। अनसेंसोर्ड और एग्रेसिव लेबल अपस्ट्रीम मॉडल की तुलना में रिड्यूस्ड सेफ्टी फिल्टरिंग का संकेत देते हैं।
कुछ लोकल यूजर्स कम रिफ्यूजल्स और वेट्स पर पूर्ण नियंत्रण चाहते हैं, विशेषकर एजेंट प्रयोगों के लिए। वह स्वतंत्रता, मॉडरेशन और सुरक्षा की जिम्मेदारी डिप्लॉय करने वाले व्यक्ति को स्थानांतरित करती है। जो मॉडल अधिक रिक्वेस्ट्स का पालन करता है, वह स्वचालित रूप से अधिक कैपेबल नहीं होता, कभी कभी यह बस कम सिलेक्टिव होता है। यह उत्साही डाउनलोड थ्रेड्स में गायब होने लगता है। फिर भी पॉपुलैरिटी हमें डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कुछ बताती है। कम्युनिटी पब्लिशर्स इंक्रीजिंगली नए बेस मॉडल्स को क्वांटिस लोकली रनएबल वेरिएंट्स में बदल रहे हैं, ओरिजिनल लैब से हर पॉसिबल हार्डवेयर प्रोफाइल की तुलना में तेजी से। लोग इमेज इनपुट जोड़ सकते हैं, पर्याप्त मेमोरी वाले कंज्यूमर हार्डवेयर पर मॉडल चला सकते हैं और एक्सटर्नल एपीआई कॉल से बच सकते हैं। यदि यह डाउनलोड कर्व चढ़ता रहता है, तो कम्युनिटी पैकेज्ड मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स रिलीजेस कई लोकल यूजर्स के लिए नए ओपन मॉडल्स से मिलने का डिफ़ॉल्ट तरीका बन सकते हैं, ओरिजिनल चेकपॉइंट के माध्यम से नहीं, बल्कि उनकी मशीनों के लिए ऑप्टिमाइज्ड प्रैक्टिकल रीपैकेजिंग के माध्यम से। ब्रिस्टल मायर्स स्क्विब ड्रग डिस्कवरी के लिए अपना दूसरा एनवीडिया DGX सुपरपीओडी डिप्लॉय कर रहा है। नया क्लस्टर 8 रैकस्केल DGX वेरा रूबिन NVL 72 सिस्टम्स का उपयोग करता है और कंपनीज ग्लोबल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साइंटिस्ट्स के लिए खोला जाएगा। प्रत्येक सिस्टम एनवीडिया वेरा CPUs को रूबिन GPUs के साथ जोड़ता है। एनवीडिया दावा करता है कि क्लस्टर जिस इंफ्रास्ट्रक्चर को रिप्लेस कर रहा है उसकी तुलना में प्रति मेगावाट 10 गुना प्रदर्शन डिलीवर कर सकता है। यह नंबर सीधे वेंडर से है, इसलिए रियल ऑपरेटिंग डेटा मायने रखेगा। यह सिर्फ एक विशाल हार्डवेयर परचेज नहीं है जिस पर एक मॉलिक्यूल पेंटेड है। BMS अपने पहले सुपर पीओडी से कॉन्क्रीट रिजल्ट्स रिपोर्ट करता है। AI असिस्टेड टारगेट आइडेंटिफिकेशन ने साइंटिस्ट्स को हफ्तों के मैन्युअल वर्क से बचाया। रिसर्चर्स ने कैंसर कॉजिंग प्रोटीन्स को डिग्रेड करने के लिए डिजाइंड कॉम्पाउंड्स की एक लाइब्रेरी एक्सपैंड करने के लिए मॉडल्स का उपयोग किया, फिर प्रिडिक्टेड किया कि कौन से मॉलिक्यूल्स सबसे प्रॉमिसिंग थे, इससे पहले कि उन्हें सिंथेसाइज करने के लिए लैबोरेटरी टाइम का उपयोग किया। वह ऑर्डरिंग मैटर करती है क्योंकि फिजिकल एक्सपेरिमेंट्स महंगी और स्केर्स बनी हुई हैं। कंपनी बायोलॉजिकल AI के लिए एनवीडिया के बायोनेमो एजेंट टूलकिट और ऑपरेटिंग लेयर के रूप में मिशन कंट्रोल जोड़ रही है। इसके पुराने और नए सुपरपॉड्स रिसर्च लोकेशंस में साझा एक डेटा प्लेन के माध्यम से जुड़ेंगे। साइंटिस्ट से एक्सपेक्टेड है कि वे प्लेन इंग्लिश में कॉम्प्लेक्स प्रेडिक्शंस इनिशिएट करें, बिना हर यूजर को कंप्यूटिंग स्पेशलिस्ट बनने की आवश्यकता के। एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स और मॉडल आउटपुट्स फिर रिसर्च लोकेशंस में एक साझा लर्निंग लूप में अक्यूमुलेट हो सकते हैं। यह वो हिस्सा है जो मुझे सच में रोमांचित करता है। लक्ष्य वैज्ञानिकों के लिए बेहतर ईमेल लिखने वाला कोई ऑफिस असिस्टेंट नहीं है। यह साझा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो तय करने में मदद करता है कि कौन से जैविक लक्ष्यों और अणुओं को असली प्रयोगों की जरूरत है। अगर एक्सेस जैसा बताया गया है वैसा काम करता है, तो शोध टीमों को एक जगह के किसी स्पेशलिस्ट के सिस्टम ऑपरेट करने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। केवल ज्यादा कंप्यूट ही दवा की खोज नहीं कर सकता, यह तो स्पष्ट है। लेकिन साझा कंप्यूट, डोमेन मॉडल, जमा हुआ प्रयोगात्मक ज्ञान और नेचुरल लैंग्वेज एक्सेस वैज्ञानिक सवाल और अगले उपयोगी प्रयोग के बीच का रास्ता छोटा कर सकते हैं। प्रीफेक्ट HQ का फास्ट MCP 22,752 जीथब स्टार्स के साथ रडार पर आगे है। यह MCP सर्वर और क्लाइंट बनाने के लिए एक पाइथन फ्रेमवर्क है जिसमें डेकोरेटर्स और टाइप हिंट्स हैं, जो सामान्य पाइथन फंक्शन को हैंडराइटिंग स्कीमा ग्लू के बिना एजेंट कॉलेबल टूल बनाने देता है। वर्जन 3.4 ने जुलाई 9 को शिप किया और रिपोजिटरी को जुलाई 21 को अपडेट किया गया। यह कोडेक्स या टर्मिनल आधारित AI कोडिंग एजेंट क्लॉड कोड के पीछे बैठ सकता है, मौजूदा पाइथन क्षमताओं को एक सामान्य टूल इंटरफेस के जरिए एक्सपोज करता है।
वह ट्रैक्शन बताता है कि डेवलपर्स चाहते हैं कि MCP प्लम्बिंग सामान्य एप्लीकेशन कोड की तरह महसूस हो, प्रोटोकॉल सेरेमनी नहीं। माइक्रोसॉफ्ट का MCP फॉर बिगिनर्स 16,812 स्टार्स और जुलाई 21 के अपडेट के साथ आता है। यह .NET, जावा, टाइपस्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट, रस्ट और पाइथन में रनेबल लैब्स के साथ एक मल्टीलैंग्वेज पाठ्यक्रम है। ट्रैक्शन पैकेज्ड रिलीज से बंधा नहीं है, यह व्यापक इंटरेस्ट और सक्रिय अपडेट्स से आता है। इसका इंटीग्रेशन वैल्यू सामंजस्य है। पॉलीग्लॉट सर्विसेज वाली टीमें एजेंट्स को टूल्स एक्सपोज करने के लिए हर भाषा में अलग अलग कन्वेंशन इन्वेंट करने के बजाय एक साझा प्रोटोकॉल इस्तेमाल कर सकती हैं। यह एजुकेशनल मटेरियल है, हाँ, लेकिन लगभग 17,000 स्टार्स बताते हैं कि प्रोटोकॉल का लर्निंग कर्व खुद का एक इकोसिस्टम प्रॉब्लम बन गया है। कॉप्लेदेव का यूनिटी MCP 12,741 स्टार्स के साथ है, जिसका वर्जन 10.1 जुलाई 13 को रिलीज हुआ और उसी दिन अपडेट किया गया। इन एडिटर प्लगइन एसेट मैनेजमेंट, सीन कंट्रोल, स्क्रिप्ट एडिट्स और ऑटोमेशन को MCP टूल्स के रूप में एक्सपोज करता है। किसी असिस्टेंट से जुड़ने पर यह कंपाइल एंड प्ले लूप्स, एसेट्स इंस्पेक्ट करना और कस्टम एडिटर ग्लू के बिना सीन्स मॉडिफाई करना सपोर्ट कर सकता है। यह कोडिंग से ग्राफिकल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट ऑपरेट करने में एक उल्लेखनीय विस्तार है। इसे मानसिक रूप से एक्सकोड बिल्ड के साथ जोड़े एजेंट्स फाइल से आगे बढ़ रहे हैं और उन असली टूल्स में जा रहे हैं जहां सॉफ्टवेयर बनाया, चलाया और इंस्पेक्ट किया जाता है। जेमिनी 3.6 फ्लैश ओपन राउटर के जरिए उपलब्ध है, जिसमें 10,48,576 टोकन का कॉन्टेक्स्ट विंडो है। गूगल इसे कुशल कोडिंग, एजेंट वर्कफ्लोज और वेब या ऐप डेवलपमेंट के लिए पोजीशन करता है, कम अनावश्यक एडिट्स के साथ। लिस्टिंग में पैरामीटर काउंट नहीं दिए गए। इसका तुरंत का अपील रूटिंग है। मौजूदा ओपन राउटर यूजर्स उसी इंटरफेस के पीछे एक मेजर प्रोवाइडर फ्लैश मॉडल रख सकते हैं जो वे पहले से दूसरे मॉडल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। जेमिनी 3.5 फ्लैशलाइट भी उसी 10 लाख टोकन कॉन्टेक्स्ट लेंथ के साथ दिखता है। गूगल इसे अपग्रेडेड एजेंटिक क्षमताओं वाला हाई एफिशिएंसी मॉडल बताता है, जो बड़े मल्टी एजेंट वर्कफ्लोज के अंदर फोकस्ड सब एजेंट्स के लिए उपयुक्त है। यह फ्लैगशिप रीजन की तुलना में एक संकरी भूमिका है। सस्ते टारगेटेड वर्कर्स बाउंडेड टास्क संभालते हैं, जबकि एक मजबूत कोऑर्डिनेटर पूरे काम को मैनेज करता है। प्राइसिंग और इंडिपेंडेंट परफॉर्मेंस कंपैरिजन तय करेंगे कि वह पोजीशनिंग एक आकर्षक सब एजेंट टायर में बदलती है या नहीं। थिंकिंग मशीन्स का इंक्लिंग, इमेज एंड टेक्स्ट और ऑडियो एंड टेक्स्ट बातचीत के लिए एक मल्टी मॉडल मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स मॉडल है। यह अपाचे 2 के तहत रिलीज है, सेफ टेंसर्स फॉर्मेट में आता है, पब्लिश्ड इवैल्यूएशन रिजल्ट्स शामिल हैं और होस्टेड इन्फरेंस एंडपॉइंट्स के साथ संगत इंटरफेस ऑफर करता है। मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स रूटिंग हर इनपुट के लिए मॉडल के केवल कुछ हिस्सों को सक्रिय करती है, जिससे इन्फरेंस कॉस्ट छोटे मॉडल के करीब रहता है जबकि व्यापक मल्टी मॉडल कवरेज बनाए रखता है। इंक्लिंग हगिंग फेस पर ट्रेंड कर रहा है, जिसमें 1,404 लाइक्स और 16,441 डाउनलोड्स हैं। उपयोगी अंतर इसकी व्यापकता है। एक मॉडल टेक्स्ट, इमेज और ऑडियो पर काम कर सकता है, जिसमें लोकल उपयोग के लिए डाउनलोड करने योग्य वेट्स हैं, या जब लोकल हार्डवेयर उपयुक्त नहीं हो तो इन्फरेंस एंड पॉइंट है। यह कॉम्बिनेशन प्राइवेट मल्टी मॉडल एप्लीकेशंस को सपोर्ट करता है, बिना हर डिप्लॉयमेंट को एक ऑपरेटिंग मॉडल में मजबूर किए। पब्लिश्ड इवैल्यूएशंस मदद करती हैं, हालांकि इंडिपेंडेंट रिजल्ट्स दिखाएंगे कि इसके अलग अलग मॉडलिटीज असली बातचीत में कितनी अच्छी तरह एक साथ काम करती हैं। 3 और डेवलपमेंट्स पर नजर रखने योग्य हैं।
एक्सकोड बिल्ड की रिपॉजिटरी में 6106 स्टार्स हैं और यह एप्पल बिल्ड्स के साथ साथ सिम्युलेटर कंट्रोल को स्ट्रक्चर्ड एजेंट टूल्स के तौर पर रैप करता है, जो 2.6 रिलीज से आगे इसकी गति को मजबूत करता है। ओपनएआई ने ओपनएआई फाउंडेशन और ओपनएआई ग्रुप पीबीसी के बोर्ड्स में डेविड विलेज और रॉबिन विंस को भी जोड़ा। ये अपॉइंटमेंट्स कंप्यूट कमिटमेंट्स, गवर्नेंस और मॉडल और एपीआई एक्सेस के पीछे की कॉरपोरेट स्ट्रक्चर की निगरानी को प्रभावित करते हैं। तीसरा है ओपनएआई का सेफ्टी एंड अलाइनमेंट इन एन एरा ऑफ लॉन्ग हराइजन मॉडल्स। यह लंबे समय तक काम करने वाले मॉडल्स के डिप्लॉयमेंट से मिले पाठों को इकट्ठा करता है, जिसमें कॉन्टेक्स्ट ड्रिफ्ट और गोल मिसजेनरलाइजेशन शामिल हैं। एजेंट धीरे धीरे रिलेवेंट स्टेट खो रहे हैं या गलत इंटरप्रिटेशन का पीछा कर रहे हैं। ओपनएआई इटरेटिव डिप्लॉयमेंट, रन टाइम मॉनिटरिंग हुक्स और ऑब्जर्व्ड फेलर्स के रेड टीम इन्वेंट्री पर चर्चा करता है। यह मायने रखता है क्योंकि सेफ्टी केवल शुरुआती इंस्ट्रक्शन पर निर्भर नहीं हो सकती जब कोई एजेंट घंटों या दिनों तक काम करता रहता है। लंबे समय तक चलने वाला व्यवहार अपना खुद का कंट्रोल प्रॉब्लम बन जाता है। कोडेक्स पॉइंट 145 कॉन्फ़िगरेबल मल्टी एजेंट वर्क और क्रॉस टूल इंपोर्ट्स को अधिक विश्वसनीय बनाता है। जेमिनी के नए फ्लैश लिस्टिंग्स मिलियन टोकन कॉन्टेक्स्ट को एफिशिएंट एजेंट रोल्स में लाते हैं। बस एजेंट एक्शन को उस बातचीत और गेट हिस्ट्री के बगल में रखता है जिसने उसे अधिकृत किया। सिंबल और SWE प्रूनर प्रो रिट्रीवल से पहले और बाद कॉन्टेक्स्ट वेस्ट को हमला करते हैं। टर्नेरी बॉन्जाई 27 बिलियन पैरामीटर्स को लैपटॉप मेमोरी में लाता है, जबकि इंक्लिन और कम्युनिटी क्वेन वेरिएंट लोकल मल्टी मॉडल चॉइसेस का विस्तार करते हैं। एक्सकोड बिल्ड और यूनिटी MCP एजेंट्स को रियल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट्स संचालित करने देते हैं। इवैल्यूएशन इंसिडेंट उन टूल बाउंड्रीज के आसपास सिक्योरिटी को और तेज फोकस में लाता है। और BMS दिखाता है कि यह कहाँ जा सकता है। शेयर्ड AI इंफ्रास्ट्रक्चर वैज्ञानिकों को अगला भौतिक प्रयोग चुनने में मदद करता है। सोर्सेज और ज्यादा डिटेल्स के लिए tobyonfitnesstech.com पर शो नोट्स देखें। एजेंट स्टैक डेली सुनने के लिए धन्यवाद। हम जल्द वापस आएंगे।